Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Ma'am. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. Okay. So we have to study from page 62. Much more characteristics was the gradual extension of Roman direct rule. अधिकतर जो जितने भी characteristics थे, क्योंकि रोमन एम्पायर जो था वो धीरे धीरे जो है उसका एक्सटेंशन हो रहा था, उस पर डायरेक्ट रूल लगा हुआ था, तो उससे निकल के आए हैं. This was accomplished by absorbing a whole series of dependent kingdoms into Roman provincial territory. और ये तभी हुआ था, पूरी जो dependent kingdoms थे रोमन एम्पायर पर वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए थे. The Near East was full of such kingdoms. तो जो नियर ईस्ट था उसमें इस तरह के बहुत सारे किंगडम्स थे. और नियर ईस्ट का एक्सप्लेनेशन जो है लेफ्ट में दे रखा है. The Near East from the perspective of someone who lived in the Roman Mediterranean. This referred to all the territory east of the Mediterranean, chiefly the Roman provinces of Syria, Palestine, and Mesopotamia, and in a looser sense, the surrounding territories, for example, Arabia. नियर ईस्ट जो बोला गया है यहाँ पर बेसिकली उस एरिया को बोला गया है जो व्यक्ति उस रोमन एम्पायर के अंदर, रोमन मेडिटेरेनियन एम्पायर के अंदर रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से नियर ईस्ट बोला गया है. और उसने यहाँ पर रेफर किया है उस एरिया को जो ईस्ट में है मेडिटेरेनियन के, बेसिकली रोमन प्रोविंसेस यानी रोमन एरियाज जो है जैसे सीरिया, पैलेस्टीन और मेसोपोटामिया. एक लूजर सेंस में देखा जाए तो आसपास की जितनी टेरिटरीज थी अरेबिया की, उसके लिए बोला है इन्होंने नियर ईस्ट. यहाँ पर नियर ईस्ट में कई सारे ऐसे किंगडम्स थे. But by the early 2nd century, those which lay west of Euphrates towards Roman territory had disappeared, swallowed up by Rome. अब 2nd century तक आते आते जो वेस्ट में यूफ्रेट्स जो नदी बह रही है वहां के आसपास का जितना भी एरिया था वो धीरे धीरे वहां की टेरिटरी जो थी वो गायब होने लगी. और माना जाता है इसको एक तरीके से रोम ने अपने अंदर इन्वॉल्व कर लिया था. Incidentally, some of these kingdoms were exceedingly wealthy, and for example, Herod's kingdom yielded the equivalent of 5.4 million denarii per year, equal to 1,25,000 kgs of gold. The denarius was a Roman silver coin containing about 4.5 grams of pure silver. अब यहाँ पर इंसिडेंटली देखा जाता है कि जितने भी किंगडम्स थे वो बहुत ज्यादा रिच थे, बहुत ज्यादा पैसे वाले थे. अब एग्जाम्पल दिया गया है हेरोड्स किंगडम जहाँ पर करीब 5.4 मिलियन दिनारी जो है वो लोग कमाया करते थे. और ये करीब इक्वल है 1,25,000 किलो ऑफ गोल्ड, यानी कि इसको इसके कंपैरेटिव बताया गया है, कंपैरिजन करके बताया गया है. अब ये दिनारियस है, ये एक रोमन सिल्वर कॉइन हुआ करता था, जिस जो एक सिल्वर है कॉइन जो होता था उसका वेट बताया गया है वो करीब प्योर चांदी हुआ करती थी, 4.5 ग्राम का. ठीक है, कॉइन हुआ करता था. तो ये लोग काफी रिच थे. इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम. अब आगे का बताया गया है. इनफैक्ट एक्सेप्ट फॉर इटली विच वाज नॉट कंसिडर्ड अ प्रोविंस इन दीज सेंचुरीज, all the territories of the empire were organized into provinces and subject to taxation. इटली को छोड़ करके जितना भी एरिया था उस सेंचुरी के अंदर उनको टैक्स भरना पड़ता था और वो प्रोविंस की कैटेगरी में, क्षेत्र की कैटेगरी में आता था उस एम्पायर की. बस इटली नहीं आता था, उसको मानते ही नहीं थे वो क्षेत्र. ठीक है, इसीलिए वहां पर टैक्सेशन जो है वो नहीं देना पड़ता था. एज इट पीक्स इन द 2nd century, the Roman Empire stretched from Scotland to the borders of Armenia and from the Sahara to Euphrates and sometimes beyond. अब 2nd century का जब पीक था उस समय में रोमन एम्पायर जो उन्होंने अपनी एक्सपेंड किया अपनी टेरिटरी को स्कॉटलैंड से आर्मेनिया के बॉर्डर तक, सहारा से यूफ्रेट्स तक और कई बार उससे आगे भी. Given that there was no government in the modern sense to help them to run things, you may well ask, how was it possible for the emperor to cope with the control and administration of such a vast and diverse set of territories with a population of some 60 million in the mid 2nd century? अब क्वेश्चन ये उठता है कि उस समय में कोई भी, जैसे आज के जमाने में हमारे पास में सरकारें होती हैं अलग अलग देश की और अलग अलग तरीके से वो रन करती हैं चीजों को, प्रॉपर फंक्शनिंग जो है, स्मूथ फंक्शनिंग हो वो ध्यान रखती हैं. हर एक अलग जगह का डिपार्टमेंट होता है
जो बेसिक काम करता है, जिससे सब लोगों की लाइफ जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है और बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी होती रहे और कंट्रोल भी रहे। अब सेकेंड सेंचुरी के अंदर, मिड सेकेंड सेंचुरी के अंदर राजा जो हुआ करते थे, एम्पायर जो होते थे, उनके बड़े बड़े एम्परर जो थे, वो कैसे कंट्रोल करते थे उतनी बड़ी टेरिटरी को, जो ये एक के बाद एक डाइवर्सिफिकेशन था वहां पर, और एक के बाद एक ये अलग अलग देशों के अंदर उनको मिला रहे थे। जो भी उनका वो मोड रहा हो उसको अपने अंदर इन्वॉल्व करने का, वो अलग है। तो ये कैसे कंट्रोल करते थे और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था उस समय में, इतनी दूर दूर दराज के देशों तक इन्होंने अपनी टेरिटरी जो फैला रखी थी। और उस समय में जो इनकी पॉपुलेशन थी मिड सेकेंड सेंचुरी के अंदर, वो करीब 60 मिलियन थी। तो उनको कैसे ये कंट्रोल करते थे? द आंसर लाइज इन द अर्बनाइजेशन ऑफ द एम्पायर। और आंसर जो है आपका अर्बनाइजेशन ऑफ एम्पायर में ही जो है पढ़ लिया है आपने, उसी में मिलेगा। द ग्रेट अर्बन सेंटर्स दैट लाइंड द शोर्स ऑफ द मेडिटेरेनियन, Carthage, Alexandria, and Toic were the biggest among them, were the true bedrock of the imperial system. अब ये जो जगहों के नाम दिए गए हैं मेडिटेरियन के अंदर, जिसके किनारों पर ये जगह बसी हुई थी, ये क्या है? सबसे बड़े थे इन अर्बन सेंटर्स के अंदर, सबसे बड़े सेंटर्स यही थे। और ये एक तरीके से पूरे इंपीरियल सिस्टम का ट्रू बेडरॉक था, यानी कि बहुत ही मजबूत नींव जो थी, वो ये 3 सेंटर्स जो जिनके नाम दिए गए हैं वो थी। इट वाज थ्रू द सिटीज दैट गवर्नमेंट वाज एबल टू टैक्स द प्रोविंशियल कंट्रीसाइड व्हिच जनरेटेड मच ऑफ द वेल्थ ऑफ द एम्पायर। इन सिटीज की मदद से ही सरकार जो है प्रॉपर तरीके से विलेजेस से भी टैक्स ले पाती थी, जो इस एम्पायर को वेल्दी बनाते थे, यानी अमीर बनाते थे। What this means is that the local upper classes actively collaborated with the Roman state in administering their own territories and raising taxes from them. कहने का मतलब ये है कि ऊपर की जो लोकल अपर क्लास हुआ करती थी, वो रोमन स्टेट के साथ में मिलके इस तरह काम करती थी कि उनके अंडर जितनी भी टेरिटरीज हुआ करती थी, वहां पे कैसे टैक्स लगाना है, किस तरीके से टैक्स कलेक्ट करना है, वो उनका काम जो है काम करने में मदद करते थे। तो दोनों ही एक दूसरे की मदद कर रहे थे उस समय में, जो एम्पायर है और जो अपर क्लासेस हैं, क्योंकि अपर क्लासेस के अंदर भी कई सारे एरियाज जो है वो अंदर आते थे उनके, जैसे जमींदार हुए, हमने पढ़ा था, लैंडलॉर्ड वगैरह जो है बेसिकली वही आते थे इस अपर क्लास के अंदर। तो उनको पता होता था कि भाई गांव वालों से किस तरह पैसे लेने हैं, किस तरह से उन पर टैक्स लगाने हैं। तो ये इस तरीके से कंट्रोल था सब कुछ। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay. In fact, one of the most interesting aspects of Roman political history is the dramatic shift in power between Italy and the provinces. सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो देखने को मिलेगा रोमन पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर, वो ये कि पावर जो है वो इटली से शिफ्ट होकर के उसके प्रोविंसेस, इटली और प्रोविंसेस के बीच में किस तरह शिफ्ट हुई थी। थ्रू आउट द सेकेंड एंड द थर्ड सेंचुरीज, इट वाज द प्रोविंशियल अपर क्लासेस हु सप्लाइड मोस्ट ऑफ द cadre that governed the provinces and commanded the armies. अब सेकेंड से थर्ड सेंचुरी के बीच में प्रोविंशियल अपर क्लासेस जो है वही सारे चीजें सप्लाई करती थी सरकार चलाने के लिए, प्रोविंसेस को मेंटेन करने के लिए, आर्मीज को कमांड करने के लिए, वो ही कैडर प्रोवाइड कराते थे। They came to form a new elite of administrators and military commanders who became much more powerful than the senatorial classes because they had the backing of the emperors. अब यही जो है इन्होंने आगे जाकर के एलिट क्लास बनाई एडमिनिस्ट्रेटर्स और मिलिट्री कमांडर्स की, जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए उन सेनेटोरियल क्लास से। क्यों पावरफुल हो गए? क्योंकि इनको एम्परर्स जो है वो सपोर्ट किया करते थे, कमांडर्स को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को। तो सेनेटोरियल जो क्लास हुआ करती थी रिपब्लिक्स की, जो नोबिलिटी बनाते थे, नोबल क्लास बनाते थे, उनसे ज्यादा पावरफुल हो गए थे ये एडमिनिस्ट्रेटर्स और मिलिट्री कमांडर्स। As this new group emerged, the Emperor Gallienus 253-268 consolidated their rise to power by excluding senators from the military command. यहाँ पे जो चीज बोली गई थी कि इटली से और उसकी प्रोविंसेस तक किस तरह से शिफ्ट हुई है पावर, वही यहाँ पे बताई गई है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर और मिलिट्री कमांडर्स थे उनको सपोर्ट किया करता था एम्परर, इसीलिए वो सेनेटोरियल क्लास जो है उसकी पावर धीरे धीरे कम होने लगी। अब ऐसे ही एक नाम दिया गया है, इस तरह का ग्रुप जो है वो इमर्ज आउट हुआ था जब एम्परर गैलिनियस जो थे उन्होंने इस तरह की पावर का राइज किया और उन्होंने सेनेटर्स जो थे उनको ही हटा दिया और मिलिट्री कमांड जो है उनको इम्पोर्टेंस दी। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत?
No, ma'am. We are told that Gallienus forbade senators from serving in the army or having access to it in order to prevent control of the empire from falling into their hands. अब Gallienus जो था एम्परर, उसने ऐसा क्यों किया था? उसने सेनेटर्स को रोका था कि आप आर्मी में सर्व नहीं कर सकते, ना ही आप उसकी चीजों तक एक्सेस आपको मिलेगा। वो उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपने एम्पायर का पूरा कंट्रोल इनके हाथों में जाने से बचाना चाहता था, इसलिए। यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ दी गई है, उससे पहले एक्सप्लेनेशन दिया गया है। These were local kingdoms that were clients of Rome. Their rulers could be relied on to use their forces in support of Rome, and in return Rome allowed them to exist. अब बेसिकली ये क्या बोला गया है यहाँ पे, लोकल किंगडम्स जो हुआ करते थे उनके लिए बोला जाता है, ठीक है। वो क्या थे? क्लाइंट्स थे रोम के, और उनके रूलर्स जो थे वो रिलाय करते थे पूरी तरह से सपोर्ट पे रोम के, वो उनको सपोर्ट करते थे, यानी रोम के जो लोग थे, क्योंकि अब रोम के क्लाइंट्स हैं, वो व्यापार हो रहा है, इनमें लेन देन हो रहा है, तो रोम इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता था। और इन रिटर्न रोम अलाउड देम टू एग्जिस्ट, और इसके बदले में रोम जो है उनको आराम से एग्जिस्ट करने देता था, यानी कि सर्वाइव करने देता था। ये फोटोग्राफ जो दे रखी है उसका पढ़ लेते हैं। पॉन्ट डू गार्ड नियर निम्स, फ्रांस, 1st century BCE. Roman engineers built massive aqueducts over 3 continents to carry water. पानी को कैरी करने के लिए इस तरह के मैसिव उन्होंने एक्यूडक्ट्स बनाए थे, ठीक है, 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। क्लियर है? Yes, ma'am. अब है, to sum up, in the late 1st, 2nd and early 3rd centuries, the army and the administration were increasingly drawn from the provinces. अब अगर सम अप किया जाए तो लेट 1st, 2nd और अर्ली 3rd सेंचुरीज में आर्मीज और एडमिनिस्ट्रेशन जो था उन्होंने अपनी प्रोविंसेस के अंदर काफी importance बढ़ा ली थी। As citizenship spread to these regions and was no longer confined to Italy. अब citizenship जो है वो इन regions में फैल रही थी और कोई भी जो है वो इटली तक का ना होकर के इन तक पहुंच रहा था। But individuals of Italian origin continued to dominate the Senate at least till the 3rd century. लेकिन इटली के अंदर जो individuals थे वो अभी भी सेनेट जो है, उस सेनेटर वाली जो चीज थी, सेनेटोरियल वाली जो चीज थी, उसको डोमिनेट करते रहे 3rd सेंचुरी तक। When senators of provincial origin became a majority, जब ये सेनेटर्स जो हैं वो एक प्रोविंशियल ओरिजिन बन गए थे इस जगह के, और वो भी मेजॉरिटी में। These trends reflected the general decline of Italy within the empire, both political and economic. The rise of new elites in the wealthier and more urbanized parts of the Mediterranean, such as the south of Spain, Africa and East. अब यही ट्रेंड जो है धीरे धीरे घटने लगा इटली के अंदर, और एम्पायर जो है वो भी जो एम्पायर थी इटली के अंदर वो भी इस चीज से जूझ रही थी, जैसे कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखा जाए उससे भी, और इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखा जाए तो उससे भी। अब वहां पर जो सेनेटर्स हुआ करते थे उनका पार कम हो रही थी, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, और वहां पे भी नए एलिट ग्रुप जो है वो और बन रहे थे, राइज हो रहा था उनका, वो और रिच हो रहे थे और वो फैल रहे थे और ज्यादा मेडिटेरेनियन जो कॉन्टिनेंट है उसके पार्ट्स में, जैसे कि स्पेन, अफ्रीका और ईस्ट में। A city in the Roman sense was an urban center with its own magistrate, city council and a territory containing villages which were under its jurisdiction. अब सिटी जो है वो क्या कहलाती थी? रोमन सिटी क्या होता था, किस सेंस में होता था कि वहां पर वो अर्बन सेंटर की तरह हो, वहां पर उसके खुद के मजिस्ट्रेट्स हो, जजेस हो, एक सिटी काउंसिल हो, और उनकी टेरिटरी जो है उसके अंदर विलेजेस आए जो उनके ही जुरिस्डिक्शन यानी उन्हीं के कंट्रोल में हो। Thus, one city could not be in the territory of another city. इससे एक सिटी दूसरी सिटी के टेरिटरी में नहीं होगी। But villages almost always were, और villages जो है वो एक दूसरे की टेरिटरीज में होते ही थे। Villages could be upgraded to the status of cities and vice versa, usually as a mark of imperial favor of the opposite. और द ऑपोजिट, विलेजेस जो है उनको कई बार अपग्रेड करके सिटी का दर्जा दे दिया जाता था, कई बार वाइस वर्सा इसका उल्टा भी होता था, और ये डिपेंड करता था किस इंपीरियल फेवर जो है या ऑपोजिट फेवर जो है उनको दिया जा रहा है। यानी कि अगर कोई एम्पायर जो है उसके अंदर उनको लगा एम्परर को कि ये जो गांव है ये अच्छा कर रहा है या अच्छा नहीं कर रहा है, तो अच्छा कर रहा है तो उसको सिटी का दर्जा देंगे और उसमें और फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, और अगर नहीं तो उसको विलेज की कैटेगरी में ही डाल दिया जाएगा, तो उसी हिसाब से फंड्स वगैरह जो है प्रोवाइड कराए जाते थे। वन क्रूशियल एडवांटेज ऑफ लिविंग इन अ
city was simply that it might be better provided for during food shortages and even famines than the countryside. एक crucial advantage जो था सिटी में रहने का वो ये था कि अगर वहां पर अकाल भी पड़ रहा है, खाने की कमी भी हो गई है, तो चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी उस दौरान भी, ठीक है, हार्डशिप के दौरान भी उस जगह पे प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो कि कंट्री साइड में प्रोवाइड नहीं कराई जाती थी। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ में? No, ma'am. अब है public dates were a striking feature of Roman urban life. When one Iranian ruler tried to introduce them into Iran, he encountered the wrath of clergy there. Water was a sacred element, and to use it for public bathing may have seemed a discretion to them. अब क्या हुआ यहाँ पर रोमन एम्पायर के अंदर, रोमन अर्बन लाइफ के अंदर पब्लिक बेस यानी कि हमाम बोला जाता है इसको वैसी लैंग्वेज में, तो ठीक है, वो इंट्रोड्यूस कराए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि पब्लिक बेट्स वहां पे बनाए जाते थे कि लोग बाग आकर के वहां पर अपना शार लेना या बेदिंग जो भी चीजें हैं वो कर सकें, ठीक है। तो ये फीचर जब रोमन अर्बन लाइफ का था, और जब एक ईरानियन रूलर ने ये चीज कोशिश करी ईरान के अंदर इंट्रोड्यूस करने की, क्योंकि वो काफी ऑर्थोडॉक्स और स्टीरियोटाइप किस्म के लोग होते हैं आज के जमाने में भी, तो वहां का जो क्लर्जी था, एज इन की जो चर्च के लोग थे, जो उनका वहां पे मॉस्क होता है उससे रिलेटेड जो लोग होते थे, नोबल, जिनको इंटेलेक्चुअल बोलते हैं हम, उन लोगों ने उनको जब इसने इंट्रोड्यूस करा वहां पे ये कॉन्सेप्ट, तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा झेलना पड़ा था उन लोगों का, क्योंकि पानी जो है उनके लिए एक सेक्रेड एलिमेंट है और उसको पब्लिक बेथिंग में यूज करना एक तरीके से उसका अपमान है। And urban populations also enjoyed a major higher level of entertainment. इसके अलावा पब्लिक बेथ्स के अलावा वहां पर एक दूसरा लेवल भी था जो लोग बाग एंजॉय करते थे वहां पे, वो था एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने यहाँ पे एम्पी थिएटर्स करके जो चीज होती है, ओपन थिएटर्स होते हैं, वो आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे रोमन एम्पायर के अंदर। आप अगर गूगल भी करेंगे तो बेसिकली काफी सारी अलग अलग तरह की चीजें मिलेंगी देखने के लिए। वो यहाँ पे ये बनवाया करते थे। यहाँ पे एक फोटोग्राफ भी दे रखी है एम्पी थिएटर की, ओपन होता है, स्टेयर्स बनी हुई होती हैं, बीच में चीजें एक्टिविटीज होती थी और सब आसपास के लोग, जो स्टेयर्स थी, सीढ़ियां थी, उस पर लोग बाग बैठा करते थे। तो फिर भी छोटा वाला एम्पी थिएटर है, एक बहुत फेमस एम्पी थिएटर है, उसकी मैं फोटोग्राफ अभी आपको दिखा दूंगी। For example, one calendar tells us that the spectacular shows filled no less than 176 days of the year. एक साल के अंदर 176 days तो जो है ये कैलेंडर बताता है कि वो सिंपली शोज के लिए थे, ठीक है, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए थे। एम्पी थिएटर एट द रोमन कैंटोनमेंट टाउन्स ऑफ विंडोनीसा in modern Switzerland, 1st century CE, used for military drill and for staging entertainments for the soldiers. अब एक एम्पी थिएटर जो है रोमन कैंटोनमेंट के अंदर, टाउन ऑफ विंडोनीसा, ठीक है, ये मॉडर्न स्विट्जरलैंड के अंदर है, इसकी फोटोग्राफ दी गई है। ये बेसिकली यहाँ पर मिलिट्री ड्रिल करवाई जाती थी और कई बार एंटरटेनमेंट जो है, सोल्जर्स के लिए एंटरटेनमेंट जो है उसके लिए भी इस चीज को यूज करते थे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. ओके, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके, तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे काफी सारे एम्पी थिएटर्स जो है उनकी फोटोग्राफ दी हुई है, और इन्हीं में से ये काफी फेमस स्ट्रक्चर रहा है। इस तरह के एम्पी थिएटर्स होते हैं। ये ब्रिटानिका जो है वहाँ का एम्पी थिएटर है, और ये अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट उस चीज की तरह से देखा जाता है। एज यू कैन सी यहाँ पे काफी सारी स्टेयर्स जो है वो बनी हुई हैं, मैम? अलग अलग लेवल्स बने हुए हैं। Ma'am. यस, मैम हमको एम्फी थिएटर्स नहीं दिख रहे, आपको मतलब पीडीएफ दिख रही है बुक वाली। ओ, अब दिख रहे हैं? यस मैम। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे ये रोमन एम्पायर के अंदर कई सारे एम्पी थिएटर्स इस तरह के बने हुए हैं। कोलोसियम जो है वो सबसे फेमस है रोम, इटली के अंदर। ये वाला जो एम्पी थिएटर है काफी फेमस है। और इसकी ये दूसरी फोटोग्राफ है जिसके अंदर आप देख सकते हो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का बना हुआ है, कि काफी सारे लेवल पर इन्होंने बैठने की वो सीढ़ियां जैसी बना रखी हैं, और यहाँ पे मिडिल में जो है एक्टिविटीज हुआ करती थी, और बाकी
जगह पर लोग बाग बैठा करते थे, और जो एम्परर होता था उसके लिए अलग जगह होती थी। कॉमन जनता जो है, आम जनता, उसके लिए भी अलग जगह होती थी बैठने की। सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह का होता था। और यही इनका एक एंटरटेनमेंट की जगह हुआ करती थी। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। कोलोजियम, द ma'am. कोलोजियम के नाम से ये फेमस है और इटली के अंदर है। Are you able to see the screen, the PDF? यस मैम। Okay. So we completed this topic. ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। टुमारो वी विल स्टार्ट द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, कि थर्ड सेंचुरी के अंदर किस तरीके यहाँ पे क्राइसिस हुए, कैसे इनकी प्रोस्पेरिटी और इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ है, और ये पीरियड जो है पीरियड ऑफ पीस बोला जाता है। काफी ज्यादा शांति बहाल हुई थी यहाँ पर। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे जेंडर एंड लिटरेसी कल्चर, यहाँ पे किस तरीके से लिटरेसी जो है वो बढ़ी। ठीक है, इनका जो न्यूक्लियर फैमिली वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा फैला है इसके अंदर। एज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आज हम इतना ही करेंगे। प्लीज अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं आप कलेक्ट अप कर लीजिएगा, एंड वील डिस्कस ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स इन टुमारोज सेशन। ओके, Yes, ma'am. यस मैम। ओके। ये एक छोटा सा होमवर्क है जो आपने पढ़ना है, द एम्परर्स ट्रजन्स ड्रीम, अ कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ये वर्क्स जो है आप लोग कल पढ़ के रखेंगे पहले से। ठीक है, so Yes, have a ma'am. nice day ahead, students. God bless you all. Stay fit, stay healthy.